वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर मोहिनी। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ली थी। टुडे वी आर डीलिंग विद द टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अगेन अ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था बाहरी मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्साइन, इंटरनल मेम्ब्रेन को कहा जाता है इंटाइन, सेंटर में जो लिक्विड है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्लेस्ड होता है। अब देखते हैं इसमें होने वाले बदलाव को, क्योंकि पॉलिनेशन के पहले हर पोलन ग्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं और उसी को हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इस अंडर हेडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है, इसमें पहली बार माइटोसिस होता है। और ये माइटोसिस होके हमें 2 अनइक्वल सेल्स मिलते हैं, जिसमें जो बिगर सेल है दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, while the smaller cell is called as generative cell। आपको डायग्राम से ही पता चल रहा होगा। देखिए, वेजिटेटिव सेल विद द स्मॉलर न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल विद द बिगर न्यूक्लियस। ये जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता है। अब यही जो जनरेटिव सेल है उसके न्यूक्लियस को हम जनरेटिव न्यूक्लियस नाम देंगे और वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस नाम देंगे। अब देखिए, यहाँ जो मैंने बताया था आपको जर्म पोर्स होती है, तो जर्म पोर्स डाइकॉट प्लांट में 3 होती है और मोनोकॉट प्लांट में 1 जर्म पोर इज प्रेजेंट। अब रोल क्या है जर्म पोर का वो भी आगे चल के हमें देखना है। नाउ द सेकेंड माइटोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द जनरेटिव सेल। सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल में दूसरी बार माइटोसिस हो के हमें 2 मेल गैमेट्स यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ 2 मेल गैमेट जो है हमें दिख रहे हैं। देयर इज ए नो माइटोसिस टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में कोई माइटोसिस नहीं होता, इसीलिए उसका न्यूक्लियस सिर्फ यहाँ फ्लोट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और यही इंटाइन मेम्ब्रेन धीरे धीरे जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाता है और उसी से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। पोलन ग्रेन का ये ट्यूब है, इसीलिए उसको पोलन ट्यूब ये नाम दिया जाता है। और जो भी चीज़ें वहाँ थी वो सभी चीज़ें उस पोलन ट्यूब में चली जाती है, जैसे कि जो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, अब नाउ इट इज टर्म एज ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि वो अब एक ट्यूब में आ चुका है, इसीलिए उसको ट्यूब न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। और ये दोनों मेल गैमेट भी पोलन ट्यूब में फ्लोट हो रहे हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये सब हमने मेल गैमेट के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं फीमेल गैमेट की तरफ। तो चलो शुरुआत करते हैं, फीमेल गैमेट कैसे बनता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। Gynoecium is also called as pistil. The single member or the individual member of gynoecium is called as carpel. अब फ्लावर भी देखिए अलग अलग प्रकार के हैं। The flower which are having a many free carpels, that flower are called as apocarpus, and this condition is found in the Michelia. The best example is Michelia. While the flowers with the many but fused carpels, जिनमें कार्पेल जुड़े हुए हैं, joined है, that condition is called as syncarpus, and the best example is brinjal. इसका best example है brinjal. Now, what are the different 3 parts of carpel? कार्पेल के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? There are the 3 parts of carpel are stigma, style and worry. So out of these 3 parts, stigma and style are the sterile part, while only the ovary which form the ovule is the fertile part of the carpel. यहाँ पे जो ovule बन रहे हैं, which decide the number of seeds. Seed का number ovule पे depend रहता है. If only one ovule is formed, forming a one seed, that is single ovule form a single seed. It is called as uniovulated. Uniovulated ovules are found in paddy. आपने देखा होगा जो wheat है या paddy means rice है या mango
इन सभी फ्रूट में एक ही सीड होता है, इसीलिए उनको हम यूनिओवुलेटेड कहते हैं. While the many ovules are present, this condition is called as multi-ovulated. The best example for multi-ovulated is tomato. Lady finger. आपने खुद ने भी ये फ्रूट्स देखे होंगे, जब उसको काट के देखा जाता है, then many seeds are present. That means they are multi-ovulated. So this is regarding to the female reproductive wall of the flower, that is gynoecium. Now focus on the internal part, that is ovule. Let's see the structure of ovule. Different types of ovules are present in the plant, but mostly the anatropous ovule is present. What is the meaning of anatropous? Ana means backwardly, tropos means turn. जिस ओव्यूल ने अपने खुद को इस प्रकार टर्न कर लिया है, इसीलिए इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है. सो लेट्स सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. Anatropous ovule further differentiated into two parts, that is funicle and the body of the ovule. So this is the funicle, that is a stalk of the anatropous ovule, जो नीचे stalk दिया हुआ है, और this is whole body of the ovule. दिख रहा है आपको, फ्यूनिकल इज अटैच विद द प्लासेंटा विच कैन टेक द नरिशमेंट. यहाँ से पूरा नरिशमेंट जो है वो लिया जाता है, और डेवलपिंग जो आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा उसको डेवलपमेंट दिया जाएगा. सो दिस इज द मेन रोल ऑफ द फ्यूनिकल विच प्रोवाइड द न्यूट्रिटिव थिंग्स. जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा फ्यूनिकल के थ्रू ये किया जाता है. एंड नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉडी ऑफ द ओवल. Body of the ovule further differentiated again into the three parts, that are integument, nucellus and the embryo sac. See one by one. सबसे पहले शुरुआत करते हैं integument. The protective membrane of the ovule is called as integument. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक पहली लेयर integument की है, ये दूसरी लेयर है, यानी इस ओव्यूल में मैंने आपको दो integument लेयर दिखाए हैं, जिनके नाम हमने दिए हैं outer integument and the inner integument. So again, depending upon the number of integument, ovule is further differentiated into different types. If the integument is absent, that ovule is called as ategmic ovule. उसको ategmic ovule कहा जाता है, जिसमें integument पूरी तरीके से absent है. If only one integument is present, that is called as unitegmic ovule. जिसमें जहाँ दिखाए हुए दो है उसमें से एक ही लेयर रहेगी, that is called as unitegmic ovule. And this is which contain the two different layer of integument. This is called as bitegmic ovule. उसको bitegmic ovule कहा जाएगा. तो जो हम डायग्राम में देख रहे हैं वो bitegmic ovule है. और अब चलो आगे बढ़ते हैं. ये हो गया integument. Obviously it is outer layer, so the function is protection. सबसे बाहरी लेयर है तो इसका काम रहेगा प्रोटेक्ट करना. The second layer is called as nucellus. Nucellus ये जो लेयर होती है यहाँ पूरा डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई एक लेयर है, जिसमें से किसी एक सेल को फिर उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है, और जिससे से आगे चल के एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है. तो न्यूसेलस में लिखते वक्त आपको लिखना पड़ेगा, इट कंटेन द नंबर ऑफ डिप्लॉयड पैरेन्काइमेटस सेल. द थर्ड लेयर इज एम्ब्रियो सैक. आपको यहाँ न्यूसेलस मैंने लेबल भी कर दिया है. एम्ब्रियो सैक, द सेंट्रल ओवल पार्ट जो दिख रहा है, दिस इज एम्ब्रियो सैक. यही एम्ब्रियो सैक है जिसके बारे में अलग सा भी सवाल पूछा जाता है 3 मार्क के लिए. सो राइट अबाउट द एम्ब्रियो सैक एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक. तो इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, अभी पहले यहाँ भी डायग्राम में पढ़ लेते हैं. सो दिस एम्ब्रियो सैक कंटेन 7 सेल 8 न्यूक्लियस. इसमें 7 सेल और कुल मिला के 8 न्यूक्लियस होते हैं. तो 7 सेल कौन कौन से तो देख लेते हैं. सबसे पहले द बॉडी ऑफ द ओवल हैविंग द 2 एंड्स. 2 अलग अलग एंड्स इसके होते हैं. जो ओपन एंड है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, और जो उसका क्लोज एंड है इट इज कॉल्ड एज चलाजल एंड. तो चलाजल एंड के तरफ जो 3 सेल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स. उनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है.
while the 3 cells which are present toward the micropylar end, out of that one is bigger size, एक जो है वो बड़े साइज का रहता है उसको कहते हैं egg cell, while 2 are smaller in size are called as synergids, उनको कहा जाता है synergids। और दो सेंटर में फ्लोटिंग न्यूक्लियस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, उन्हीं को नाम दिया जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। दिस इज ऑल रिगार्डिंग टू द एनाट्रोपस ओवल स्ट्रक्चर। ये जानकारी ले ली हमने एनाट्रोपस ओवल के बारे में। अब इंटरनल जो एम्ब्रियो सैक हम यहाँ देख रहे हैं, उस एम्ब्रियो सैक को अलग से पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं 3 मार्क के लिए पूछे जाने वाले एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक ड्रॉ करने के लिए और उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। द एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब हमें इसमें एक्सप्लेन करते वक्त याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक जो होती है वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। That means it's having a 7 different cell and 8 nucleus। तो 7 अलग अलग उसमें सेल है और 8 न्यूक्लियस। वो कैसे बने वो हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे ही। तो सबसे पहले अभी एम्ब्रियो सैक की सिर्फ जानकारी ले लेते हैं। These 7 cells are out of these 7 cells, ये 7 जो सेल है ये बिगर वन इज 1 एंड ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं एक तरफ जो चलाजल एंड की तरफ दिखाई दे रहे हैं और जो ये 3 है वो दूसरे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 + 3 एंड दिस बिगर वन। सो दिस इज 7 सेल। ये ऐसे कुल मिला के 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लियस या नहीं, इन 3 सेल के अंदर के 3 न्यूक्लियस, यहाँ के 3 सेल के अंदर के 3 न्यूक्लियस एंड सेंटर में जो बड़ा सेल है उसमें 2 फ्लोटिंग न्यूक्लियस। तो कैलकुलेट कर लो आप, दैट इज 8 न्यूक्लियस। सो नाउ स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। Embryo sac is 7 cell 8 nucleated structure. The cells which are situated toward the chalazal end are called as antipodal cells and they are having a function to provide the nourishment of the developing embryo। एक बार एम्ब्रियो जैसे बन जाता है तो उसके बाद उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम इन एंटीपोडल सेल्स का होता है। उसके बाद सेंटर में आपको यहाँ 2 फ्लोटिंग न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। दिस फ्लोटिंग न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस और द डेफिनेटिव न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस का काम रहता है एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होना। इसको हम जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते हैं उसके अंदर ये पढ़ेंगे। एंड द 3 रिमेनिंग सेल्स विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड कंबाइनली कॉल्ड एज एग एपरेटस। इस एग एपरेटस में जो सेंटर में बड़ा सेल है दैट इज कॉल्ड एज एग सेल विच फ्यूज विद द वन मेल गैमेट, जो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और जिससे आगे चल के जाइगोट बनेगा। एंड द 2 रिमेनिंग आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। ये जो 2 सिनर्जिड सेल्स है इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे होते हैं। दिस हेयरी प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस विच गाइड द पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि एग का लोकेशन कहाँ है वो बताने के लिए। दिस इज रिगार्डिंग टू द एम्ब्रियो सैक। ये हमने आज एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ लिया। अब इसके आगे हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।